सत्य के साथ। शैलेश तिवारी, ये नाम है उस आरटीओ का जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है इन्फोर्समेंट की, यानी 4 जिले हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल, चारों महत्वपूर्ण ज़िले हैं। शैलेश तिवारी किस तरीके से इन्फोर्समेंट को इंश्योर कर रहे हैं और किस तरीके से तमाम सरकारी नियमों को पाबंद कर रहे हैं उन लोगों पर जो सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। बात करते हैं आरटीओ इन्फोर्समेंट देहरादून शैलेश तिवारी जी। तिवारी जी, आपके बहुत महत्वपूर्ण ज़िले हैं और इन चारों ज़िलों पे सबसे ज़्यादा लोड है और ये लोड कमर्शियल व्हीकल की वजह से बहुत ज़्यादा न्यूसेंस फैलता है। क्या मन में विचार आया, क्या एग्जीक्यूशन कर रहे हैं? हमारा जो मेन फोकस अभी है, जिसको लेकर मैं चल रहा हूँ, कि जो दुर्घटनाएं हमारे हैं, आपने देखा होगा दिन प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं और काफ़ी लोग इसमें जिनकी जान भी जा रही है। इसको रोकने के लिए हमारा मेन फोकस है कि जो नियम कानून है और रोड सेफ्टी के जो मेजर्स हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, जिससे ओवरलोडिंग है। ओवरलोडिंग से दुर्घटनाएं पहाड़ों में काफ़ी होने की संभावना रहती है। लोग इसे यूटिलिटी वाहन है या मैक्सी कैब है, उसमें क्षमता से अधिक सवारी बैठा लेते हैं। ओवर स्पीडिंग भी हमें देखने को कई जगह मिलता है। शराब पी के वाहन चलाने की बात है या बगैर फिटनेस की बात है, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइव करने की बात है। इन सब चीज़ों को हम फोकस करते हुए हमारा सीधा जो अभी वर्तमान में अप्रोच है वो है कि दुर्घटनाओं को कम करना और जो पब्लिक सर्विस जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल हमारे यहाँ है उसमें उनकी गुणवत्ता में सुधार करना। उनमें से सिटी बस हैं, विक्रम हैं या ऑटो हैं या अन्य बसें जो कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स के हैं, इन सब में हमें एक फोकस हम कर रहे हैं कि ये इनके ड्राइवर कंडक्टर वर्दी में हों, इनके डॉक्यूमेंट पूरे हों, बगैर फिटनेस कोई भी गाड़ी रोड पर ना आए। ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा और गाड़ियाँ मैं सीज भी करूँगा इसमें। सर, आमतौर पे देखा जाता है कि जो कमर्शियल व्हीकल्स के ड्राइवर कंडक्टर्स हैं वो वर्दी में नहीं होते और कभी कभी बिना लाइसेंस वाले जो उनके हेल्पर्स होते हैं कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं और जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। तो वर्दी से लोग कैसे पहचानें कि ये ड्राइवर है या हेल्पर है? इसके लिए कोई बंदोबस्त आप कर रहे हैं या व्यवस्था है? हमारे यहाँ जो मोटर व्हीकल एक्ट है या आरटीए के जो नए नियम बने हुए हैं, परमिट के शर्तें हैं, उसमें ड्राइवर कंडक्टर का वर्दी में होना आवश्यक है। उससे फ़ायदा क्या होता है? एक तो कोई पहचान सकता है कि वो ड्राइवर और कंडक्टर है कौन। कभी दुर्घटना होती है या किसी को कोई कंप्लेन करना हो या टिकट मांगना हो तो आप किससे मांगोगे? तो इसलिए वर्दी मस्ट है इसमें, और वर्दी पे हमने चालान भी शुरू करवाए हैं और इसी के लेकर के मैं बस वालों की बैठक भी करने वाला हूं और इसको इन्फोर्स करेंगे हम। बगैर वर्दी वाले जो भी इसमें वाहन होंगे, जिनके ड्राइवर कंडक्टर बगैर वर्दी के होंगे, उनके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करने जा रहे हैं और अब हमने शुरुआत इसकी कर दी है। रोड सेफ्टी का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और भारत सरकार भी रोड सेफ्टी को लेकर काफ़ी गंभीर है। तो रोड सेफ्टी के लिए क्या क्या पैमाने आपने निर्धारित किए हुए हैं और देहरादून की सड़कों पर, हरिद्वार की सड़कों पर क्या कुछ देखने को मिलेगा? हाँ, सबसे पहले हमने फोकस किया है कि हमारे पास इंटरसेप्टर वाहन है। इनसे जो ओवर स्पीडिंग के जो केस हमारे हैं काफ़ी अब कम भी होंगे। देखा होगा आपने, हर जगह कैमरे लगे हुए हैं और हमारे इंटरसेप्टर में भी कैमरे हैं और अलग से भी स्पीड को मापने के हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं। इन सब को लेकर के हम लोग चेकिंग कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ ओवर स्पीड में चलान हुए हैं। तो रोड सेफ्टी में 4-5 चीज़ें के ऊपर फोकस है। एक तो है कि मोबाइल का यूज़ ना करें, हैंड हेल्ड डिवाइस जो होती है। दूसरी बात है कि ओवर स्पीड की बात है। तीसरी बात है कि शराब पी के वाहन चलाने की बात है। ओवरलोडिंग की बात है। ये सब चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि ये जो हैं ये मेजर एरियाज़ हैं दुर्घटनाओं के। खासकर कुछ और भी जो पॉइंट हैं उसमें हम सीट बेल्ट को भी लेकर चल रहे हैं। आपने देखा होगा पीछे भी सीट बेल्ट को मैंडेटरी कर दिया गया। अभी तो हम हाईवे में और शहर में भी हमने सीट बेल्ट को लेकर अभियान चलाया है और मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग सीट बेल्ट पहन भी रहे हैं, लेकिन हाईवे में इसको हमें मैंडेटरी लागू करना होगा। अच्छा सर, आमतौर पर देखा गया है कि रोड सेफ्टी को लेकर जो ओवरलोडिंग व्हीकल्स हैं वो उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। क्या स्पीड जैमर लगाने का कोई बंदोबस्त आपकी तरफ से नहीं है? और ये जो ओवरलोडिंग व्हीकल्स होते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, आमतौर पे देखा गया है कि जो शहरी क्षेत्र हैं उसकी सड़कों पर भी इन्हें सुपर फास्ट स्पीड से दौड़ते हुए देखा जा सकता है। तो क्या इस पर अंकुश लगाना असंभव है या आप लोगों की तरफ से लापरवाही मानी जाए?
अब तो इसमें सरकार ने फिक्स कर दिया है कि स्पीड गवर्नर की बात है। स्पीड को लिमिट करने के डिवाइस भी गाड़ियों में लगाए जा रहे हैं। कमर्शियल व्हीकल में स्पीड को लिमिट करने के डिवाइस लगे हैं। टैक्सी मैक्सी में कहीं 60 की स्पीड है, कहीं 80 की स्पीड है, उसके आगे गाड़ी जाएगी ही नहीं। और बगैर स्पीड गवर्नर के हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता है, और दूसरी बात फिटनेस भी नहीं होगी इसमें। तो उस पर तो हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगह जहाँ से पहाड़ों में क्या होता है, जरा सा भी आपकी स्पीड बढ़ती है, ओवर स्पीडिंग करते हैं, तो दुर्घटना की संभावना मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती है, और उसमें जो फैटिलिटी भी होती है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो आपने बताया कि ओवरलोडिंग की बात, ये पहाड़ों में ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ कम हैं। खासकर रिमोट एरियाज हैं, वहाँ कई लोग अपने गाड़ियों में जाल लगा करके एक्स्ट्रा लोगों को बैठा लेते हैं। उसमें दुर्घटना, क्योंकि गाड़ी को बैलेंस नहीं मिल पाता। गाड़ी जो बनी होती है एक लिमिटेड लोगों के लिए बनी होती है। ज़्यादा लोगों को बैठाते आप हैं तो उसके जो ग्रेविटी होती है, एंगल होती है, वो हिल जाती है, तो दुर्घटना ज़्यादा होती है उसमें। आमतौर पर देखा जाता है कि जो स्कूल बसें हैं उसके ड्राइवर भी बहुत ज़्यादा लापरवाही करते हैं, जब बच्चे को उतारते टाइम, बच्चे को चढ़ते टाइम, और वो स्पीड अप कर लेते हैं, और स्कूल के आसपास लापरवाहियाँ काफ़ी देखी जाती हैं। तो इसकी तरफ आपकी कोई तवज्जो? हाँ, हमने तो सबसे, मेरा जैसे बताया आपको, पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, उसके बाद हम स्कूल बसों को, चाहे स्कूल वैन है, इस पे हमारा काफ़ी फोकस है। अभी जैसे मैंने ज्वाइन किया तो अभी 2 दिनों का अभियान चलाया था स्कूल बसों के और वैन के खिलाफ। उसमें 285 वाहनों के चालान किए गए, 32 वाहन हमने सीज भी किया है। और हम स्कूलों में भी जा रहे हैं। अब होता क्या है कि हम सिर्फ चालान पे फोकस करते हैं, हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि प्रचार प्रसार भी होना चाहिए, बच्चों को शामिल करना चाहिए इसमें। खासकर जो 11-12 के बच्चे हैं, जो ड्राइविंग भी करके, कई देखा हुआ कई बार कि बच्चे स्कूल जाते हैं खुद अपनी गाड़ी से, कई बार वो जुवेनाइल होते हैं, उनकी एज भी कम होती है, माता पिता उनको गाड़ी दे देते हैं। तो मेरा तुमसे भी सुझाव है, जब तक ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास नहीं है, गाड़ी मत दीजिए उसको आप, क्योंकि दुर्घटना की संभावना ज़्यादा है। किसी व्यक्ति का, खासकर बच्चे का जीवन तो अमूल्य है, उससे खिलवाड़ ना करें। बिना गियर वाली गाड़ियों के लिए, जहाँ बच्चों की बात हो रही है, बिना गियर वाली गाड़ियों के लिए लाइसेंस का क्या प्रावधान है, और किस तरीके से स्कूल के बच्चों को, या कम से कम किस आयु के बच्चों को लाइसेंस जारी किया जा सकता है, और कहाँ कहाँ उसका इस्तेमाल किया जाता है? हमारे यहाँ जैसे नॉर्मल जो एज होती है 18 साल में ड्राइविंग लाइसेंस आप बना सकते हैं, लेकिन जो विदाउट गियर वाली हैं या गियरलेस व्हीकल जो हम जिनको बोलते हैं, वो 16 साल में ही ड्राइविंग लाइसेंस उनके बन जाते हैं। उनको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, पहले लर्निंग लाइसेंस बनता है, उसका परमानेंट लाइसेंस बन जाता है। तो काफ़ी गाड़ियाँ गियरलेस अब आ गई हैं मार्केट में, और बच्चे उनका यूज़ भी कर रहे हैं। बहुत बच्चों ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाए भी हैं। अब अगर आप देखेंगे तो पुरानी वाली बात नहीं रह गई, अब काफ़ी बदलाव भी दिखता है। मैंने भी स्कूल बसों की जो जांच की तो उसमें पाया कि कुछ इम्प्रूवमेंट भी हुए हैं। जैसे सुरक्षा मानक है, जाली लगी होनी चाहिए, रॉड लगे होने चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर की बात है, फर्स्ट एड बॉक्स की बात है, अटेंडेंट की बात है, बसों में तो है ही। लेकिन कुछ जो रिमोट एरियाज हैं, हर साइड के हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ थोड़ी सी समस्या ज़्यादा है। वहाँ कई बार चोरी छिप के बगैर लाइसेंस के भी लोग गाड़ी चला रहे हैं, और प्राइवेट व्हीकल्स में भी लोग सवारी ढो रहे हैं या बच्चों को ढो रहे हैं, तो ये थोड़ा सा खतरनाक है। कोई और महत्वपूर्ण बात जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ चाहूँगा कि जो भी सुरक्षा मानक हैं उसको फॉलो करें। दुर्घटनाएं क्या हैं, दुर्घटनाओं का नाम ही दुर्घटना है, वो कभी भी किसी दिन हो सकती है। अगर आपके साथ आज नहीं हुई तो हो सकता है कि कल या परसों हो जाए। तो कोई भी आदमी ये नहीं चल सकता है कि वो दुर्घटनाओं से इम्यून है। तो मोटर व्हीकल के जो नियम है उसका पालन करें। चलते समय जब घर से निकलते उस समय गाड़ी को एक बार चेक कर लें कि गाड़ी हमारी पोजीशन कैसी है, टायर में हवा है कि नहीं। हेलमेट होना ही होना चाहिए। हेलमेट से क्या होता है कि अगर आपकी दुर्घटना भी होती है तो आपके जो मेजर जो पार्ट होते हैं, जो बॉडी के बहुत सेंसिटिव पार्ट होते हैं, खासकर हेड, वो बच जाता है। उसमें है कि आपको दुर्घटना होगी लेकिन जीवन बचने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद क्या है कि ओवर स्पीडिंग एकदम नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे ओवर स्पीडिंग होती है आपकी संभावना दुर्घटना की बढ़ जाती है, फिर गाड़ी आपके कंट्रोल में नहीं रहती है। मोबाइल का प्रयोग नहीं करें। हैंड हेल्ड डिवाइस, ब्लूटूथ की अलग बात है, कई नए नए डिवाइस आ गए हैं, लेकिन हैंड हेल्ड जो मोबाइल से बात करते हैं वो ना करें। और जहाँ पहुँचते हैं गाड़ी को सही ढंग से पार्क करें। ये रोड सेफ्टी आम पब्लिक के लिए है। हमारा काम तो हम सिर्फ उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, सिर्फ सहयोग कर रहे हैं। सुरक्षा उनकी भी जिम्मेवारी है, तो उस पर भी ध्यान दें। धन्यवाद। तो ये थे आरटीओ इन्फोर्समेंट शैलेश तिवारी, जिन्होंने सीधे तौर पर संदेश दिया है कि जीवन अनमोल है और वो हमारे हाथ में है। ख़ास तौर से स्कूली बच्चों को लेकर कितने संवेदनशील हैं आरटीओ साहब। उन्होंने सीधे कहा कि बच्चों को ओवर स्पीडिंग से अवॉइड
कर रखना चाहिए, ओवर स्पीड अवॉइड करनी चाहिए। और जो लोग पार्किंग में लापरवाही बरतते हैं, पार्किंग के समय उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी दूसरे को असुविधा ना हो। और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए सीधे तौर पर ये संदेश दिया है कि जो लोग ड्राइवर कंडक्टर वर्दी में नहीं होंगे, आरटीओ साहब की सख्ती का शिकार होंगे और ओवरलोडिंग से बाज आएँ। तो सीधे तौर पे आने वाले दिनों में देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी और टिहरी में आरटीओ इन्फोर्समेंट के जो तेवर हैं जनहित में दिखाई देंगे सड़क पर। और उन्होंने जिस तरीके से शुरुआत की है वो देखते ही बनता है कि तमाम रोड ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों को उन्होंने बुलाया है, उन्हें हिदायत दे रहे हैं, उन्हें निर्देश दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि उत्तराखंड एक सुंदर राज्य है, इसे सुंदर और सुरक्षित बनाया जाए। फिलहाल मोहम्मद सलीम सैफी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सत्य के साथ।